हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चैप्टर हम नया पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और थोड़ा बड़ा चैप्टर है। और खास बात इस चैप्टर की ये है कि इस चैप्टर में जितनी चीजें फाउंडेशन में है उतनी ही चीजें इंटर में भी है। और 0% चेंज, मतलब कोई भी चेंज है ही नहीं। मतलब फाउंडेशन में जो चैप्टर आप ये पढ़ोगे वही चैप्टर इंटर में ही पढ़ोगे। और अगर इंटरमीडिएट वाले बच्चों की बात करूं तो जो बच्चे फाउंडेशन में पढ़कर आ गए थे वही चीज अब दोबारा आप पढ़ोगे यहाँ पर। मतलब 1% भी चेंजमेंट नहीं है इस चैप्टर के अंदर, एज इट इज कॉपी कर दिया गया है। इंटरमीडिएट का जो ओल्ड सिलेबस था, जो 2016 का सिलेबस था, उसमें भी एज इट इज कॉपी करा। और 2022 का जो सिलेबस है उसमें भी एज इट इज कॉपी कर दिया है। क्योंकि रीजन बीइंग इस चैप्टर की बहुत अहमियत है। इस चैप्टर की इतनी अहमियत है क्योंकि इस चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, ये वाला। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने लायक है। और इस चैप्टर की सबसे ज्यादा क्लासेस लगती है। लगभग लगभग इस चैप्टर को कंप्लीट करने में 7 घंटे लग जाएंगे। अगर मैं 1-1 घंटे की एक क्लास आपको पढ़ाऊंगा तो 7 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ये मिनिमम है, मैक्सिमम से ज्यादा भी लग सकता है। 7 घंटे लगभग इस चैप्टर में लगेंगे अगर हम डिटेल में पढ़ाना चाहे चीजों को। ठीक है, आइए। वंस अगेन गुड आफ्टरनून। रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए गुड मॉर्निंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स के लिए न्यू चैप्टर है। चैप्टर का नाम, 2 नाम है इस चैप्टर के। मतलब बेसिकली कॉन्स्ट्रेंट टू इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशन। मतलब इस बेसिकली इस चैप्टर को क्या नाम बोला? कॉन्स्ट्रेंट टू इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। इसको हम सरल भाषा में कहे कैपेबिलिटी ऑफ द पार्टीज और प्री कंसेंट। इस चैप्टर को दोस्तों हम 2 भाग में पढ़ेंगे। एक भाग हमारा है कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी, ठीक है। एक भाग हमारा है पार्ट नंबर 1 हमारा रहेगा कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी। मैं दिखा देता हूं पार्ट नंबर 1 में आपको कितना पढ़ा है। पार्ट नंबर 1 में आपको कितना पढ़ना है। ये पार्ट नंबर 1 चल रहा है अभी। और ये पार्ट नंबर 2 फ्रीक्वेंसी। मतलब चैप्टर को हम 2 भागों में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। दोनों ही पार्ट में लगभग लगभग पहले पार्ट में 3 क्लास लग जाएगी और दूसरे पार्ट में आपके पास 4 क्लास से 5 क्लास लग जाएगी। आइए, पार्ट नंबर 2 ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू पार्ट नंबर 1। चलिए, चैप्टर का नाम है कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी। सरल भाषा में कहूं तो चैप्टर का नाम क्या है? कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी। मीनिंग समझते हैं। बेसिकली चैप्टर का नाम इतना बड़ा है, इसको हमने 2 सरल भाषा में लिख दिया है। एक को हमने कहा कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी और दूसरे को हमने कहा प्री कंसेप्ट। पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी। मीनिंग की तरफ ध्यान देते हैं एक बार। बहुत सिंपल सिंपल बातें इसमें चैप्टर के अंदर है, कोई बड़ी बात है नहीं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें बातें हैं। मीनिंग के बारे में बोले तो कहता है कैपेसिटी कॉम्पिटेंस टू द पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज द वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, जब मैं आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट पढ़ा रहा था जो कि सेक्शन नंबर 10 में था, तो वहां पर एक पॉइंट आता है कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था माइनर। कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में तभी आ सकती है जब वो माइनर ना हो, वो साउंड माइंड हो और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं करा गया हो। ये बातें मैंने आपको पढ़ाई थी। दूसरी बात, मैंने एक और आपको एसेंशियल एलिमेंट पढ़ाया था, इसमें मैंने पढ़ाया था फ्री कंसेंट। कभी भी कोई पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है तो उसकी जो सहमति है वो फ्री माइंड से होनी चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए इसकी सहमति। तो ये 2 एसेंशियल एलिमेंट मैंने आपको पढ़ाए थे, यही ये चैप्टर है पूरा। बस पहला एसेंशियल एलिमेंट था कैपेसिटी ऑफ द पार्टी या कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टी या कैपेबिलिटी ऑफ द पार्टी या कॉन्स्टेंट टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कुछ भी बोल दो। मेनली यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? यहां पर हम ये 2 जो एसेंशियल एलिमेंट हमने पढ़े थे
कहां पर पढ़े थे? अपने सेक्शन नंबर 10 में, जिसमें हमने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। वहां पर 2 पॉइंट पढ़े थे, एक तो कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड में माइनर, और डिस्क्वालीफाई बाय लॉ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सारी पार्टी एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एंड तीसरा हमने दूसरा पढ़ा था फ्री कंसेंट। ये 2 पार्ट, यही 2 जो पॉइंट हमने पढ़े थे, उसी को आज डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। वहां तो बस एक छोटी छोटी बातें हमने सीखी थी, एक छोटी सी चीजें हमने सीखी थी, बट यहां पर इस चैप्टर्स के अंदर वही बातें को डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो इस चैप्टर में बता रहा है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल है, और कौन सी ऐसी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है। कौन कौन सी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और कौन कौन सी पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। आइए, काफी देर से मैं खड़ा हूं तो मैं भी थोड़ा बैठकर पढ़ाऊंगा आपको। यस, आ जाओ। चलिए पढ़ेंगे, एक बार ध्यान दीजिएगा। देखो, कैपेसिटी कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो उसके रिलेटेड कंडीशन पढ़ेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता, और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर भी सकता है तो क्या है, तो पूरी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब मैंने आपको एसेंशियल एलिमेंट में क्या पढ़ाया था? 3 पार्टी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। एक तो माइनर नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट, एक वो पर्सन जो अनसाउंड माइंड है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और एक वो पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है लॉ द्वारा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसमें जो माइनर वाला केस है वो सबसे बड़ा है, बाकी तो छोटे छोटे हैं, ठीक है जी। माइनर वाला कह रहा है हु इज द कॉम्पिटेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 में हमने एसेंशियल पढ़ा, तो सेक्शन 11 हमें बताता है कि कौन कौन सी पार्टी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर दोस्तों आप माइनर हो तो आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या अगर आप अनसाउंड माइंड है या फिर आप पर्सन डिस्क्वालीफाइड कर दिए गए हैं लॉ द्वारा तो नहीं कर सकते। तो इन्हीं माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, कह रहा एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंस? कैपेबल, एलिजिबल। हर एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल होगा जब वो नीचे दी गई 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्या कह रहा है? हर वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है जो नीचे दी गई 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। अगर तीनों में से एक भी मिस हो गई तो फिर वो एलिजिबल नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी नहीं बन सकता। तो नीचे दी गई 3 कंडीशन अगर किसी पर्सन ने सेटिस्फाई कर दी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है। आइए, पहला पर्सन क्या है? पहला पर्सन जिसने अपनी एज को अटेन कर लिया है, 18 प्लस है वो। अगर कोई पर्सन 18 साल जिसके कंप्लीट हो गए हैं, पहली कंडीशन, क्या आप 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं? अगर आप हाँ, तो आपने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। दूसरी कंडीशन, क्या आप साउंड माइंड है? क्या आप कभी भी कोई चीज बात करते हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं अपने खुद का? क्या आप इतने कैपेबल है कि आप खुद दूसरे की बात सुनकर उसमें डिसीजन ले सके? आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो उस पर डिसीजन ले सके, हाँ या ना बता सके, आपके फायदे, उस कॉन्ट्रैक्ट से आपका फायदा ढूंढ सके। तो अगर आप साउंड माइंड है तो आप दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। और तीसरी कंडीशन कि नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी कॉन्ट्रैक्टिंग बाय द लॉ टू विच इज हिज सब्जेक्ट। कह रहा है कभी भी लॉ द्वारा आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करा गया हो, कभी आप जेल नहीं गए हो, कभी लॉ ने आपको ये नहीं बताया, बोला गया हो कि आज से ये पर्सन कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। आपने कहा नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो कभी डिस्क्वालीफाई हुआ ही नहीं, लॉ ने तो कभी मुझे ऐसा कुछ बोला ही नहीं। अगर आप 18 साल के हो, हाँ जी सर हम 18 साल के हैं, हम साउंड माइंड है, बिल्कुल अच्छे समझ पाते हैं चीजों को, हम दूसरों की बात समझ कर उस पर डिसीजन ले सकते हैं। एंड तीसरा, हमें लॉ द्वारा कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं करा, लॉ ने कभी मना नहीं करा कि आप ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कोई भी पर्सन
कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल तभी माना जाएगा जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ होना चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। बस कहानी तो यहीं खत्म हो गई। अब इसके बाद जो पढ़ना है वो डिटेल वर्जन है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि कौन कौन सा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है। मेजर जिसने 18 साल कंप्लीट कर लिया हो, अपना साउंड माइंड पर्सन जो डिसीजन लेने में पूरा सक्षम है कि वो डिसीजन ले सकते हैं, और लॉ द्वारा जिस पर्सन को डिस्क्वालीफाई नहीं करा गया हो। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे जने जेल चले जाते हैं, है ना, मर्डर के केस में, किसी भी अन्य केस के अंदर, तो उसको कुछ पर्टिकुलर टाइम तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। आगे जाकर हम इसके भी डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे पर्सन होते हैं जो लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें डिटेल में ही पढ़ना है बेसिकली, इसमें हवा में बात नहीं करेंगे, यहाँ बस डिटेल में घुसना है बेसिकली। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब सबसे पहले बताते हैं कि एज ऑफ मेजोरिटी क्या है। एज ऑफ मेजोरिटी, देखिए इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में पास हुआ और इस एक्ट ने दो केसेस बना दिया मेजोरिटी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने नहीं बताया कि कौन सा पर्सन मेजर है और कौन सा पर्सन माइनर। इंडियन मेजोरिटी एक्ट ने बताया कि कौन सा पर्सन माइनर माना जाएगा, कौन सा पर्सन मेजर माना जाएगा। तो कभी भी अगर आप कहो कि सर ये माइनर कौन सा पर्सन है और मेजर कौन सा पर्सन है, कैसे पता लगाएंगे, तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 ने हमें यह बताया कि कौन सा पर्सन माइनर होगा और कौन सा पर्सन मेजर माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने नहीं बताया। कॉन्ट्रैक्ट ने तो ये कहा कि भाई वो पर्सन जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 से मेजर है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने तो सिर्फ ये कहा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ने 1872 में क्या कहा कि वो पर्सन, पहले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जब 1872 आया, ठीक है जी, इंडिया में तो वो बहुत बाद में उसको लिया गया। नाम तो देखो ये जब से लागू हुआ है, लिया इसको बहुत बाद में गया था, इंडिया में इसको अप्लाई बहुत बाद में हुआ था। तो 1870 आप कहोगे 1872 में आया और 1875 ये तो बाद का एक्ट है। तो इंडिया के अंदर 1872 में ही नहीं ले लिया था, इसको थोड़ा बाद जाकर लिया गया था, जिसमें इंडियन मेजोरिटी एक्ट तब तक आ चुका था। तो मेजोरिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि सर मेजर जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल है। और मेजर की डेफिनेशन कौन बताएगा? इंडियन मेजोरिटी एक्ट बताएगी कौन सा पर्सन मेजर होगा और कौन सा पर्सन माइनर। और इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 ने ये बताया, दो केस डाले, एक जनरल केस और एक स्पेशल केस। एक क्या बोला? एक जनरल केस और एक स्पेशल केस। अब जनरल केस और स्पेशल केस में बताया गया कि कौन सा पर्सन कैपेबल है, कौन सा पर्सन कैपेबल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेजर के लिए। मतलब कौन सा पर्सन कैपेबल है मेजर, बेसिकली एज के बारे में बताया कि कब हम किस पर्सन को मेजर कहेंगे और कब हम किस पर्सन को माइनर कहेंगे। ऐसे दो स्पेशल केस में बताए, एक को कहा गया जनरल केस, एक को कहा गया स्पेशल केस। किसने कहा? इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 ने बताया दो केसेस डालकर, जनरल सिनेरियो एंड स्पेशल सिनेरियो। अब यहां पर लिखा तो है पर आपको दिख नहीं रहा। अब मैं इसको जूम करूंगा तो ज्यादा दिखेगा आपको, देखो अभी भी नहीं दिख रहा। यहां पर लिखा हुआ है कुछ, दिख नहीं रहा। ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा हुआ है। पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर लिखा हुआ है। अभी आपको दिख नहीं रहा, जब बुक आपके पास आएगी तो आपको वहां पर पता चल जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है पर्सन बिलो द एज। मैं अभी आपको दिखा देता हूं यार, एक काम कर सकते हैं हम इसमें, तो कर सकते, ये कर सकते हैं, देखो नहीं हो रहा यार। दिख रहा है क्या? अरे दिख गया। दिख गया ना? हाँ, क्या लिखा हुआ है? पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर।
पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, ये है हमारा जनरल केस। इसको हमने जनरल केस में डाल रखा है। इसको हमने किस पर डाल रखा है दोस्त? जनरल केस में हमने इसको डाल रखा है कि वो पर्सन जो 18 ईयर, ये हमने जनरल केस में डाल रखा है कि अगर 18 साल से कम उम्र का है, द पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, और हमने एक स्पेशल केस में डाल रखा है द पर्सन बिलो द एज ऑफ 21 ईयर, अगर वो 21 साल से कम उम्र का है। इसको भी हाईलाइट कर देता हूं। टाइम पास हो रहा है अच्छा खासा। ठीक है ना, पर्सन बिलो द एज ऑफ 20। ठीक है जी। अब मैं इसको वैसे लिखवा देता हूं, आपको जब बुक में आएगी तो आपको दिख जाएगा। अभी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, एक नोट चार्ट खोलकर, नोट में खोल कर बता देता हूं। सर ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। कह रहे 2 पर्सन माइनर होगा, मेरी बात सुनिए ध्यान से। कह रहा 2 पर्सन माइनर होगा, एक वो पर्सन जो 18 साल से कम उम्र का है, ये तो हमें पता है माइनर होगा, ये जनरल केस। पर कोई कोई ऐसा केस होगा, स्पेशल केस, जहां पर 21 साल का पर्सन, अगर किसी ने अपनी 21 साल की उम्र नहीं कंप्लीट करी तब भी वो माइनर रहेगा, इसको स्पेशल केस में डाला गया। तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट ने 2 केसेस बनाए। पहला केस क्या बताया? जनरल केस, है ना। पहला केस क्या बताया सर? जनरल केस। और दूसरा केस क्या बताया सर? स्पेशल केस। जो आपको नोट्स मिलेंगे ना, उसमें आपको ये सब लिखा हुआ मिलेगा, और जो नहीं लिखा हुआ मिलेगा वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 2 बताए केस। जनरल केस तो बताया गया कि अगर किसी बच्चे की एज 18 साल से कम है, अभी उसने 18 साल कंप्लीट नहीं करी, तो फिर वो बच्चा है, वो माइनर है, उसको माइनर कहा गया, और वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एलिजिबल नहीं है। ये तो सबको पता था कि अगर कोई स्पेशल जनरल केस है ना, जनरल मतलब होगा जनरल सिनेरियो, कि अगर किसी स्टूडेंट, अगर कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 ईयर कंप्लीट नहीं हुई है तो वो माइनर माना जाता है, और वो जनरल केस में डाला गया। बट स्पेशल केस में क्या बताया गया कि अगर किसी पर्सन की एज 21 साल से कम है, मतलब 20 साल का है, 21 साल अभी नहीं हुए पूरे, ठीक है जी, 20 साल से ज्यादा पर 21 से कम, है ना। 20 साल आपके पास हो गए, 20 साल 364 दिन हो गए, 365 नहीं हुआ, उसका बर्थडे नहीं आया अभी, 364 दिन हो गए, बर्थडे आने से एक दिन पहले वो 20 साल 364 दिन का है, पर 365 दिन पूरे कंप्लीट नहीं हुए। 364 दिन का होगा 20 साल, 320 साल हो गए कंप्लीट, और 364 दिन में कंप्लीट होगा बर्थडे से एक दिन पहले, तब भी वो माइनर होगा स्पेशल केस के अंदर। स्पेशल केस में बताया गया। तो हमारे पास 2 केस है दोस्तों। पहला केस ध्यान सुनो, पहला केस वो है जनरल केस, कि मान लो किसी स्टूडेंट, किसी भी पर्सन जिसकी एज 18 से कम होगी वो माइनर कहलाएगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक है जी, ये तो जनरल केस था, सभी को पता था। स्पेशल केस एक है कि अगर किसी भी पर्सन की एज 21 साल कंप्लीट नहीं हुई है, 21 साल से कम है एज, तब भी वो माइनर कहलाएगा। अब ये कौन से ऐसे केस है कि जहां पर 21 साल का बच्चा भी माइनर है, 21 साल अभी उसने कंप्लीट नहीं करी, 20 साल 364 दिन हो गए हैं बर्थडे से एक दिन पहले, तब भी वो माइनर कहलाएगा। ऐसा कौन सा केस है वो समझिए आप। देखिए ये वो केस है, पहला, when the guardian of the minor, when the, ये लिख लेना, ये नहीं मिलेगा शायद आपको नोट्स में, when the guardian of the minor is appointed by, when the guardian of the minor is appointed by the Guardian and Ward Act, Guardian and Wards Act 1880,
दूसरा इसमें व्हेन प्रॉपर्टी ऑफ माइनर इज अंडर द सुपरिटेंडेंट superintendence of court of what। दो केस है स्पेशल यहां पर। पहला केस क्या है देखो, अगर गार्जियन की, इधर देखो, वो बच्चा जो 21 साल इसने कंप्लीट नहीं करी तब भी वो माइनर है स्पेशल केस के अंदर। पहला, अगर उस पर्सन के माँ बाप नहीं है, उस बच्चे के माँ बाप नहीं, ठीक है ना। क्या होता है, रीजन क्या है, लॉ ने ऐसा क्यों बनाया, इसका रीजन है। देखिए, अगर कोई पर्सन, कोई बच्चा पैदा होता है जब, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी, उसके मम्मी पापा होते हैं, तो वो उसको मैनर्स सिखाते हैं, वो उसको बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है। एंड ड्यूरिंग द 18 ईयर्स, 18 साल तक बच्चा सीखता है अपने माँ बाप से कि क्या सही है और क्या गलत है। पर आजकल के बच्चे महान, आजकल के बच्चे एडवांस हैं, वो 10वीं क्लास में सीख जाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत। बट लॉ के अनुसार एक बच्चा 18 साल जब तक नहीं होते तब तक वो ये रहता है कि माँ बाप उसको मैनर सिखा रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि ये चीज तुम्हारे लिए ठीक है और ये चीज तुम्हारे लिए गलत है, ये चीजें नहीं करनी चाहिए और ये चीजें करनी चाहिए। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो दोस्तों क्या करते हैं, अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं। अगर वो कोई गलत काम करता है उसको टोकते हैं, अगर कोई वो गलत काम नहीं कर रहा उसको नहीं टोकते, अच्छा काम कर रहा उसको अप्रिशिएट करते हैं, गलत काम कर रहा उसको वही टोक देंगे कि गलत है इसको मत करियो, आज के बाद डांटते हैं। डर रहता है बच्चे के ऊपर कि अगर यार मैं ऐसा गलत करूंगा तो घर वाले बोले। तो इसलिए कहा गया 18 साल तक बच्चा मैनर सीखता है, सीखता है वो अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से। पर जिसके पेरेंट्स ही नहीं है उसका क्या, वो कैसे सीखेगा। जैसे कि कमलेश अपना, जानते हो कमलेश को, कमलेश, अरे वो कमलेश नहीं आता, वो इंस्टाग्राम में तो खूब पीता है, खूब सिगरेट गांजा ये सब चीजें रहता है, हीरोइन वगैरह लेता रहता है, ड्रग्स वगैरह लेता रहता है। तो पूछते हैं क्या करना जिंदगी में, कह रहा सुकून है बस, और कुछ नहीं चाहिए बस। तो ऐसे बच्चे, अपना कमलेश यार, अपना कमलेश जो है वो इंस्टाग्राम वाला, तो ऐसे बच्चे दोस्तों क्या है, जिनके माँ बाप नहीं है वो बिगड़ जाए। इसलिए लॉ ने एज मेजोरिटी बढ़ा। तो ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते वो 21 साल जब तक पूरे नहीं करेंगे तब तक वो माइनर रहेंगे, माइनर। आया समझ में। स्पेशल केस में क्या बताया गया, अगर किसी बच्चे ने 21 साल पूरे नहीं करे, कौन से वाले बच्चे ने, जिसके पेरेंट्स नहीं है, जिसके गार्जियन है। गार्जियन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ध्यान देने वाला, उस बच्चे को कौन ध्यान देगा, अभी बता रहा हूं। गार्जियन का मतलब होता है ना, क्या कहते हैं, जैसे कि जो अनाथालय होता है वहां से जिन बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं, बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो फिर जो पर्सन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं वो पर्सन उसका गार्जियन बन जाता है, जो उसकी देखभाल करेगा, केयर टेकर जो होता है उस बच्चे का, राइट। तो गार्जियन कहते हैं उसको बेसिकली। अभी मैं इसको पूरा मीनिंग लिखवा दूंगा गार्जियन का, राइट। अब दूसरा क्या है, अगर किसी माइनर, कोई बच्चा 20 साल का है और उसकी प्रॉपर्टी लिखा है, ये प्रॉपर्टी किसके पास है, सुपरिटेंडेंस ऑफ द कोर्ट के पास, माँ बाप तो उसके भी नहीं होंगे, या उसकी प्रॉपर्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द कोर्ट के पास है, तो ऐसे केस के अंदर वो 21 साल जब तक कंप्लीट नहीं करेगा वो माइनर है। दो पर्सन माइनर है, अगर कोई पर्सन इसका केयर टेकर गार्जियन जो कि अपॉइंटेड करा गया है, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1888 के तहत किसी पर्सन को अपॉइंट करा गया जिसने अभी भी 21 साल क्रॉस नहीं करे, माँ बाप जिसके नहीं होते उनके लिए 21 साल की उम्र रखी गई, और जिनके पेरेंट्स होते हैं वो 18 साल तक माइनर रहते हैं, उसके बाद 18 कंप्लीट होते हैं मेजर हो जाते हैं। और जिसके पेरेंट्स नहीं है वो 21 साल से कम उम्र अगर होगी तो माइनर, उसके बाद वो मेजर बनेंगे, राइट। इसमें भी दो कंडीशन है कि उनको, उसका जो पेरेंट, जिसके पेरेंट्स नहीं है बच्चे के, उसके गार्जियन को, उसने गार्जियन ऑफ द माइनर, वो माइनर जिसका अभी 21 साल कंप्लीट नहीं हुए, उसका जो गार्जियन है वो कौन अपॉइंट कर रहा है, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1880 द्वारा अपॉइंट करा गया हो,
या उस बच्चे की प्रॉपर्टी अभी सुपरिटेंडेंस ऑफ द कोर्ट के पास हो, तब भी वो माइनर कहलाता है। अब यहां पर दो बातें, यहां पर तीन बातें यहां पर समझनी है। पहली बात तो ये समझनी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्जियन, ये गार्जियन का मतलब क्या है। दूसरी बात समझनी है ये वार्ड का मतलब क्या है, और तीसरी बात समझनी है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरिटेंडेंस ऑफ कोर्ट। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है आपको। है ना, तो आ जाइए। एटीन एटी, हाँ। आइए सबसे पहले मैं लिखता हूं वार्ड का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, लिख लेना आप भी कहीं पर, या बाद में नोट जब आपके पास आएंगे तब वहीं इसमें लिख देना जब नोट्स की प्रिंट आउट निकालोगे। वार्ड का मतलब क्या है, वार्ड मीन्स अ माइनर, वार्ड मतलब होता है माइनर, माइनर फॉर हुज पर्सन, माइनर फॉर हुज पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ देयर इज अ गार्जियन। वार्ड मीन्स अ माइनर, वार्ड का मतलब क्या है, वार्ड का मतलब होता है वो माइनर और हुज अ पर्सन प्रॉपर्टी, जिस माइनर की, वो माइनर वो पर्सन, माइनर पर्सन या उस माइनर की प्रॉपर्टी किसके पास है, उसके गार्जियन के पास है, जो उसका केयर टेकर है, माँ बाप तो नहीं है पर उसके गार्जियन के पास है। तो ऐसे पर्सन को वार्ड कहा जाता है। वार्ड मीन्स ऐसा माइनर पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी या वो खुद गार्जियन के अंडर में है, उसको वार्ड कहा जाएगा, राइट। वार्ड मतलब हिंदी में लिखते हैं बालक, वार्ड मतलब हो गया बालक, ठीक है। गार्जियन का मतलब लिखो, गार्जियन मीन्स अ पर्सन हैविंग अ कोर ऑफ अ पर्सन, और मतलब वो पर्सन जो केयर टेकर है। बेसिकली हिंदी में अगर मैं कहूं कि गार्जियन का मतलब क्या होता है, जो केयर टेकर ऑफ द माइनर होता है। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया भाई। माइनर का जो केयर टेकर होता है, बेसिकली माइनर की देखभाल करने वाला, जब तक वो मेजर नहीं हो जाता। हाँ जी, एक कॉल आ गया था वो ले रहा था। हाँ बताइए, मैं कहा था, मैं कह रहा था वार्ड और गार्जियन में डिफरेंस समझाया। वार्ड का मतलब होता है एक माइनर है, ठीक है ना, मान लो कोई पर्टिकुलर मिस्टर ए, मिस्टर ए के, मिस्टर एक माइनर है, ठीक है ना। वार्ड का मतलब देख लो एक बार, शायद मैंने कुछ और बोलता दिया है वार्ड का मतलब का। देखो ध्यान से देखो, वार्ड का दोबारा बता रहा हूँ, वार्ड का मतलब मिस्टर एक माइनर है, मिस्टर ए एक माइनर है, और मिस्टर ए के पेरेंट्स नहीं है पर उसके जो चाचा है वो उसकी देखभाल करते हैं बहुत अच्छे से। अब वो कहता है कि मिस्टर ए कहता है, अगर उससे पूछे कि भाई तेरे लिए सब कुछ क्या है, तेरे लिए तेरे जो पेरेंट्स के इक्विवेलेंट है वो कौन है, वो कहता है मेरे चाचा ही मेरे लिए सब कुछ है, जो मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी अगर प्रॉपर्टी है उसका ख्याल रखते हैं, या तो मेरा ख्याल रखे या मेरी प्रॉपर्टी का, या हम दोनों का, मेरा और मेरी प्रॉपर्टी का। तो वो ये पर्सन क्या माना जाएगा, वॉर्ड माना, मतलब ये पर्सन माना जाएगा वॉर्ड। माइनर अगर ये कहे कि मेरे चाचा ही मेरे लिए सब कुछ है, तो वो पर्सन क्या माना जाएगा, वॉर्ड माना जाएगा। अब गार्जियन वो होता है कि वो पर्सन जो उस पर्टिकुलर पर्सन का, उस पर्टिकुलर माइनर का केयर टेकर हो, जो उसकी देखभाल कर रहा हो। मान लो अगर इसके चाचा ही इसकी देखभाल कर रहे हैं तो यही वॉर्ड होगा और यही गार्जियन बन जाएंगे।
समझ में आ गया? यही वॉर्ड होगा और यही गार्जियन बन जाएंगे। देखिए जरूरी नहीं है माइनर, ऐसा होता है मान लो एक पेरेंट्स है, उसके एक माइनर है, उसके पेरेंट नहीं है, अब उसके दो चाचा है। एक चाचा कह रहे हैं कि मैं इसकी प्रॉपर्टी का देखभाल कर लेता हूं, जब ये पूरे कंप्लीट कर लेगा 21 साल तब इसकी प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर दूंगा, ऐसे ऐसी रख रहा हूं। उनका वो नहीं है कि भाई इसकी प्रॉपर्टी खा जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। एक माइनर है, उसके पेरेंट्स नहीं है, उसके दो चाचा है। पहले चाचा कह रहे हैं कि मैं इसकी देखभाल कर लूंगा और तू उसकी प्रॉपर्टी को संभाल लियो। तो दोनों चाचा क्या कर रहे हैं, एक चाचा तो उसकी देखभाल कर रहे हैं, पूरी इसकी पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा उसकी प्रॉपर्टी से दे रहे हैं, और दूसरा उनकी प्रॉपर्टी संभाल ले कि बर्बाद ना हो जाए, कि आने वाले टाइम में जब ये बड़ा हो जाए तो उसको इसको ट्रांसफर कर दी जाए। तो दो चाचा हो गए, एक चाचा जो उसकी देखभाल कर रहे हैं और एक चाचा उसकी प्रॉपर्टी का ध्यान रख रहे हैं, तो दोनों ही वार्ड और गार्जियन माने जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि वो पर्सन, जरूरी नहीं है कि वो पर्सन जो सिर्फ माइनर की देखभाल कर रहा है वही गार्जियन है ना, या तो माइनर की देखभाल करे वो गार्जियन, वो पर्सन माइनर की देखभाल कर रहा है वो गार्जियन, या माइनर की प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहा है वो भी गार्जियन होता है। ठीक है जी। कहीं ऐसा गौरव कि भाई मिस्टर ए को तो चाचा नंबर 1 ने, जो पहले वाले चाचा थे है ना, उन्होंने देखभाल करी, दूसरे वाले ने तो प्रॉपर्टी करी, वो गार्जियन है। यही समझ लो कि गार्जियन में यहां पे लिखा है और, या तो पर्सन को या पर्सन की प्रॉपर्टी को, और या दोनों को। मान लो उसके एक ही चाचा है जो उसकी देखभाल भी करते हैं उसकी प्रॉपर्टी की भी करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। मान लो उसके दो चाचा है, एक चाचा तो उसकी देखभाल करे, एक उसकी प्रॉपर्टी की, तो दोनों ही गार्जियन है और दोनों ही वार्ड है। ये समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? बताइए सर। ठीक है जी। इसके बाद अब ये बेसिकली, और उसका दूसरा का मतलब क्या है? अब ये सुपरिटेंडेंट का क्या मतलब है? सुपरिटेंडेंट का मतलब होता है जो कोर्ट में हेड होता है ना, हेड ऑफ द कोर्ट, उसको कहते हैं सुपरिटेंडेंट। मतलब जो मेन होता है ना किसी कंपनी का जो हेड पर्सन होता है, ऐसी सुपरिटेंडेंट वर्ड का मतलब होता है हेड ऑफ द कोर्ट। तो जब भी हेड ऑफ द कोर्ट आए सुपरिटेंडेंट, मतलब मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसके माँ बाप नहीं है, ठीक है, वो माइनर है। अब उसके माँ बाप नहीं है और उसके कोई भी रिलेटिव्स नहीं है जो उसकी गार्जियन ले सके, जो उसको केयर टेक कर सके, सब मना कर रहे हैं। तो अब क्या करती है कोर्ट, क्या करता है कोर्ट, क्या करता है उसकी प्रॉपर्टी को अपने पास रख देता है कि कोई दूसरा इसकी प्रॉपर्टी को ना छीन ले। और जब ये बड़ा हो जाएगा, केयर टेकिंग भी गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी को रख लेती है। तो जब वो रख लेती है तो उसको कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ द कोर्ट, जो होता है ना हेड ऑफ द कोर्ट, वो उसकी प्रॉपर्टी को रख लेते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, फिर वो जो मर्जी करे। तो यहां पर दोस्तों दो केसेस बनाए गए हैं। यहां पर सर दो केसेस बताए। पहला केस क्या बताया गया, अब आपको समझ में आ गया? पहला केस क्या है, एज ऑफ मेजोरिटी में। पहला केस क्या है, एज ऑफ मेजोरिटी में। एज ऑफ मेजोरिटी में पहला केस बताया गया कि भाई एक जनरल केस होता है और एक जनरल केस है और एक स्पेशल केस है। जनरल केस में क्या होता है, जो माइनर होता है ना, जो माइनर होता है वो 18 साल से कम उम्र का हुआ तो माइनर होगा, और जो माइनर, एक माइनर वो होता है जो 21 साल से कम उम्र का। दो टाइप के माइनर यहाँ पर देखे जाते हैं। एक वो बच्चा जो 18 साल से कम है, वो तो जनरल केस है, चाहे पेरेंट्स होंगे तो माइनर 18 साल से कम माना जाएगा, और अगर पेरेंट्स नहीं है तो 21 साल से कम माना जाएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, बाकी और कुछ याद नहीं रखना। गार्जियन, सुपरिटेंडेंट, ये सब चीजें याद नहीं रखनी, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। अगर उस बच्चे के पेरेंट्स है, एक भी पेरेंट्स है, एक भी, मम्मी हो या पापा हो, फादर हो या मदर, कोई भी एक हो, तब वो पर्टिकुलर पर्सन 18 साल तक माइनर रहेगा, उसके बाद कंप्लीट होते मेजर बन जाए। अगर किसी पर्सन के, एक बच्चे के पेरेंट्स नहीं है शुरू से ही, तो वो 21 साल कंप्लीट करने के बाद मेजर होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है पूरी कहानी में जो मैंने आपको पढ़ाई। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलिए, बस मुझे आज इतना ही पढ़ाना है, कम पढ़ाना है। रीजन भी, ये जो पोजीशन ऑफ माइनर एग्रीमेंट, नेचर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द, ये है ना, ये वाला, ये मुझे आपको कल वाली क्लास में कराना है, क्योंकि पूरी एक क्लास लगेंगे, इसमें थोड़ा ज्यादा पॉइंट है और इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, हर पॉइंट पे एग्जाम्पल मुझे आपको देना है। तो टोटल इसके अंदर 9 पॉइंट है और 9 के 9 पॉइंट में एक ही क्लास में कवर करूंगा। ऐसा नहीं कि अभी मैं आपको 4 पॉइंट पढ़ा दूं फिर 5 बाद में पढ़ाऊं, या अभी 5 पढ़ा दूं 4 बाद में पढ़ाऊं, तो ऐसे नहीं, एक ही क्लास में 9 के 9 पॉइंट खत्म करेंगे। इसलिए ये वाली क्लास छोटी रखकर अगली क्लास बड़ी हो जाएगी तो कंपनशिएट हो जाएगी, राइट। तो आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर माइनर से रिलेटेड डीपली और पढ़ेंगे। अभी तो माइनर से रिलेटेड बताया कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 ने क्या बताया आपको,
कि अगर किसी के पेरेंट्स हैं तो 18 साल तक वो माइनर है, अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है तो 21 साल तक वो माइनर है। और तीन पार्टी कोई भी पर्सन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तभी कैपेबल है जो सेक्शन 11 की बातों को सेटिस्फाई करे। मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और पर्सन डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। तो पहले हम माइनर के बाद पढ़ेंगे कि अगर किसी ने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या उसका इफेक्ट निकल कर आता है। अगर किसी पर्सन ने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा तो क्या इफेक्ट निकल कर आएगा, साउंड माइंड पर्सन कौन होंगे और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ वाले पर्सन कौन होंगे। ये तीन बातें हमें सीखनी, चैप्टर खत्म हो जाएगा पार्ट 1 का। ठीक है जी। तो अगली क्लास के अंदर तो मैं आपको माइनर से रिलेटेड चीजें बता दूंगा और उससे अगली क्लास में साउंड माइंड और डिस्क्वालीफाइड बाय पर्सन बता दूंगा, तो खत्म हो जाएगा ये चैप्टर अगली 2 क्लास के अंदर। राइट, इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।